आप सभी का स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो लिटरेरी थ्योरी से है, जिसमें हम लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन सारे आ, आपके थ्योरी को, राइटर्स को और की पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे ताकि हमें अगर क्रोनोलॉजी टाइप की क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो हमें ईजी हो समझ में, ठीक है। और मैं की पॉइंट्स विथ की स्टैटिक्स टाइप्स के क्वेश्चंस को बताता चलूँगा ताकि हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो ये वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, आपको बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारा जो लिटरेरी, मैं पेन चेंज करता हूँ, हाँ जी। सबसे पहले जब हम लोग लिटरेरी थ्योरी को पढ़ते हैं तो एट फर्स्ट 19 आपका 1922, एक मिनट, टू 1930, ठीक है। इस पीरियड में दोस्तों, इस पीरियड में रशियन फॉर्मुलिज्म एक्टिव थी। क्या थी? रशियन फॉर्मुलिज्म, रशियन फॉर्मुलिज्म, 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 ठीक है। 1920 to 30 रशियन फॉर्मुलिज्म एक्टिव थी। और उस समय से लेकर अभी तक जो हम लोग थ्योरी को पढ़ते हैं वो इसी हिसाब से, इसी रिगार्डिंग से हम लोग एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो रशियन फॉर्मुलिज्म की जो की पॉइंट्स थी वो हमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि मैं यह मेंशन करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट विदिन within the text itself, the text itself। मैं आपको की पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप रशियन फॉर्म में जाओगे, फिर आपका न्यू क्रिटिसिज्म, फिनोमेनोलॉजिकल, इन सारे जब टर्म्स आएंगे तो कन्फ्यूजन होती है कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बातें को तोड़ मरोड़ के ही पेश किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं की पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आप डिफ्रेंशिएशन कर सको फॉर्मुलिज्म पे, बाकी आर्किटाइपल पे, जितने भी हमारे थ्योरी आएगी, ठीक है। तो जो रशियन फॉर्मुलिज्म थी वो अंडरस्टैंडिंग का टेक्स्ट, ठीक है, एक टेक्स्ट को समझने के लिए एग्जिस्ट, जो मौजूद है विद इन द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट से ही अंडरस्टैंडिंग करना है हमें, जो उस पर मौजूद है, ठीक है, जो पहले से उस पर दिया जा चुका है उसी चीज़ को हमें समझना है, जो रशियन फॉर्मुलिज्म कहती है, ठीक है। अब देखते हैं इनमें से इम्पोर्टेंट राइटर्स कौन कौन थे। तो इम्पोर्टेंस राइटर इनमें से थे व्लादिमीर प्रॉप, ठीक है। मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मैं इसीलिए एक ही जगह पे आपको मेंशन करते जाऊँगा, ठीक है। व्लादिमीर प्रॉप, व्लादिमीर प्रॉप। फिर थे हमारे विक्टर, विक्टर, ये तो उनका नाम तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। विक्टर साल्सवस्की, स्पेलिंग देख लेना क्योंकि अब रशियन तो हमें आती नहीं है। SLOVSKY, ठीक है, बस, विक्टर सोबोस्की, ओके। रोमन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रोमन जैकबसन, चलिए, रोमन जैकबसन, रोमन जैकबसन, ओके।
फिर था बोरिस बोरिस एक्किनहाइमर, ACH आइकिनबम, हाँ आइकिनबम, ठीक है। ये हमारे जो रशियन फॉर्मलिज्म के परमानेंट और वन ऑफ द नोन राइटर्स हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि 1930 से अब क्या था। तो जब हम रशियन लिटरेरी थ्योरी में आगे बढ़ते तो हमें एक और मिलता है जो 1930 टू 14 में एक्टिव थी, ओके। और ये जो थ्योरी थी वो थी आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, ठीक है। चलिए और समझते हैं इसकी की टर्म्स क्या है, जो कि आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म होती क्या है और किस बारे में बात करें। आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म जो थी दोस्तों वो थी टेक्स्ट मीनिंग, मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट मीनिंग, टेक्स्ट मीनिंग shaped by cultural and psychological needs, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म ठीक है और किस बारे में बात करेगी। इसलिए मैं की पॉइंट्स को मेंशन करता जा रहा हूँ ताकि आप सभी को समझने में आसानी होगी कि आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म जो थी वो टेक्स्ट के मीनिंग को से जो हमारा टेक्स्ट था उसकी मीनिंग को शेप देता था, किस रिगार्डिंग, किस कल्चरल और साइकोलॉजिकल मिथ जो कल्चर में मौजूद है, उन सारी चीज़ों को समझकर जानकर टेक्स्ट की मीनिंग को हम लोग शेप देते, जिसे हम आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके राइटर्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से राइटर जो हैं वो एक्टिव और जिन्होंने ये आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म को दिया था। तो सबसे पहले हमारा नाम आता है सी जी जंग, HUNG, ठीक है। और ये आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म के फादर भी माने जाते हैं, FATHER, ठीक है। आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म के फादर माने जाते हैं। और इनका एक और आपका थ्योरी था कलेक्टिव, ये भी एग्जाम में आया। मैं जितना यहाँ पे बता रहा हूँ सारे PYQ से मैं एक्सट्रैक्ट करके निकाल के लाया हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं की पॉइंट भी बताना चाह रहा हूँ क्योंकि की पॉइंट्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है, ये इन्होंने दिया था। और इनमें हमारे प्रोमिनेंट राइटर जो थे वो थे एक मिनट, नॉर्थर फ्राई, ठीक है। ये कैनेडियन थे, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछा जा चुका, कैनेडियन थे। और इनकी जो थ्योरी और क्रिटिसिज्म दिया था इन्होंने, इनका नाम है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। ये भी बहुत हजारों दफ़ा ये पूछा गया होगा, क्रिटिसिज्म, ये आई थी तकरीबन पब्लिश हुई थी 1957। इनका ये जो पब्लिश किया है ये याद रखना है आपको, ठीक। तो आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म से ये दो हमारे
प्रोमिनेंट राइटर। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि 1940 से क्या एक्टिव थी। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है 1940 टू 50। ठीक है, इस समय आपका ये न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी आई, क्रिटिसिज्म का कंसेप्ट आया। ठीक है, क्रिटिसिज्म, एक मिनट, चलिए, न्यू क्रिटिसिज्म। ओके, और इनके जो राइटर्स थे वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, तो न्यू क्रिटिसिज्म का एक कंसेप्ट जो है हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको कोई भी इससे रिगार्डिंग जो आंसर आएगी वो करने में आसानी होगी। न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो क्लोज रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देती है। किस पे ध्यान देती है? क्लोज रीडिंग, और इनका कुछ नहीं कहना है। ठीक है, दे ओनली बिलीव दैट टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट वी हैव टू कंसर्न द क्लोज रीडिंग, द क्लोज रीडिंग एक्सट्रैक्ट द मीनिंग एंड नथिंग एट ऑल। ठीक है, चलिए, और इनके राइटर्स को देखते हैं। इनमें बहुत सारे राइटर्स जो एक्टिव थे न्यू क्रिटिसिज्म से और इनसे एसोसिएट करते थे, तो हम लोग बारी बारी से देखते चलते हैं। तो पहले इनमें एक हमारा नाम है ए आई रिचर्ड। ठीक है, वो बहुत फेमस राइटर भी है ये ए आई रिचर्ड। चलिए, और इनकी एक क्रिटिसिज्म जो थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये आई थी, पब्लिश हुई थी 1929। ठीक है, डेट भी याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है इनका। चलिए, और न्यू क्रिटिसिज्म से थे आपके विलियम एप्सन। ठीक है, इनका मोस्ट फेमस 1000 नहीं 2000 बार पूछा जा चुका होगा अभी तक मेरे ख्याल से। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। ठीक है, AMBIQUITY। ठीक है, एम्बिग्यूटी, ये पब्लिश हुई थी 1930। ओके, और राइटर थे हमारे TS एलियट। इन्हें कौन नहीं जानता होगा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो और इसे तो जानना ही जानना है कि नहीं। तो TS एलियट, ओके, और इनका जो थ्योरी था हैमलेट एंड शेक्सपियर, ये बहुत फेमस है इनका। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ये पब्लिश हुई थी 1999। ओके, चलिए, अब इनमें से हमारे राइटर्स जो इम्पोर्टेंट है वो है JC। ये मैच द कॉलम आया था कि इज रिलेटेड टू न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, JC रैनसम इनका नाम था। ठीक है, JC रैनसम, इनका है द न्यू क्रिटिसिज्म। ये इनका एक फेमस वर्क है, न्यू क्रिटिसिज्म, जिसे हम अभी जान रहे हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म ये JC रैनसम का ही एक टर्म्स था जिससे हम लोग इस नाम को जानते हैं। ठीक है, और भी राइटर्स हैं जो जैसे कि क्लिंग ब्रूक,
रॉबर्ट पेवेरेंस, डब्ल्यू के विंसेंट, ठीक है। तो जो मैं डिटेल लाऊंगा एक टॉपिक पे, अभी तो हम लोग क्रोनोलॉजी को देख रहे हैं, तो जब डिटेल पे चलेंगे तो मैं सारा चीज़ को मेंशन करता चलूँगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 1950, है ना। तो 1950 में ही एक मिनट कलर चेंज करता हूँ मैं। 1950s में ही 50s में ही एक और चीज़ आई थी, फिनोमेनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। फिनोमेनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, चलिए फिनोमेनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म ये किनके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था एडमंड हसल, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरे एग्जाम में आया था तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि मुझे लगा था ये जेसी रैंसम का है, बट ऐसा था नहीं। एडमंड हसल, HUSSERT, हसल, ठीक है। इनका एक सीरीज था ये फिनोमेनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। और ये जानते हैं कि ये किस मैटर्स पे बात करती थी, इनका की पॉइंट क्या है? इनका की पॉइंट ये है कि एनालाइजिंग द फीलिंग, है ना, एनालाइज द फीलिंग ओके, फीलिंग्स को एनालाइज करना, फिर आपका इंटेंशनल एक्सपीरियंस और इंटेलेक्चुअल चीज़ों पे ये फिनोमेनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म जो है वो कंसर्न थी, ठीक है। एनालाइज फीलिंग्स पे ध्यान देती, इंटेंशनल एक्सपीरियंस पे ध्यान देती थी, इंटेलेक्चुअल थॉट्स प्रोसेस, इन सारे चीज़ों को फिनोमेनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म जो है हमारा एक्टिव है, ठीक है, 1950 में। ओके, अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और देखते हैं इसमें से कौन हमारे इम्पोर्टेंट है। तो जब आगे बढ़ते हैं 1960s में, ठीक है, तो हमें ये मिलता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इस वक्त आ चुका है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में ऐसे बहुत सारे राइटर है जो फीमेल as a what being a female and what's the importance, how they depressed, how they deprived by the men dominant society, इन सारी चीज़ों पे ये सारा कंसर्न था। तो हम इस पे डायरेक्टली राइटर्स को देखते हैं कि कौन कौन से हमारे राइटर इससे एसोसिएट है। कुछ इंपॉर्टेंट राइटर को देखते हैं, डिटेल आने वाली वीडियो में हम लोग सभी राइटर्स को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें नाम वर्जीनिया वुल्फ, फिर आपका एलन सॉलवाल्टर, ठीक है, टॉरिल मॉय, TORIL, ठीक है, टॉरिल मॉय, फिर आपका जूडिथ बटलर, गायत्री स्पिवक, ठीक है,
गायत्री, चक्रवर्ती, स्पिवाक। ऐसे बहुत सारे राइटर हैं, बाकी ये कुछ इम्पोर्टेंट राइटर हैं। ठीक है, चलिए। और 1960 में ही दोस्तों एक और टर्म आई थी सॉरी, स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म। इसे तो बहुत स्ट्रक्चरलिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइटर्स, थीम्स, आपका राइटिंग स्टाइल्स, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना। स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म भी 1960 में ही आई। इसमें हमारे जो प्रोमिनेंट राइटर्स एसोसिएट है वो आपका जैक्स डेरिडा है, फर्डिनांड de Saussure, रोलाबाथ। ठीक है, ये सारे हैं। बट पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म होती क्या है, ये इसका की पॉइंट क्या है। इसका की पॉइंट दोस्तों ये है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, understanding the structure understanding structure अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, फिर आपका इंटर रिलेशनशिप कि उस स्ट्रक्चर के अंदरूनी रिलेशनशिप क्या है, इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, फिर आपके बाइनरी अपोजिशन की बात करता है, जैसे एग्जांपल मेल, फीमेल, बैड, गुड, ये बाइनरी अपोजिशन है ना। तो इस पर भी ये बात करते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, बाइनरी अपोजिशन, बाइनरी अपोजिशन। फिर आपका इस पे इंडिविजुअल एंड पर्सनालिटी ऑफ द ऑथर इज़ अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, ये जो बात करते हैं कि जो राइटर्स की जो थॉट है और पर्सनालिटी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म में। तो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म में क्या इम्पोर्टेंट है, उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि टेक्स्ट जो है वो इंटर रिलेशनशिप्स कैसा है उसका, उस स्ट्रक्चर को, उस टेक्स्ट को जो हम लोग तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के दौरान जो आपका इंटर रिलेशन है उस टेक्स्ट का, वो मीनिंग क्या कन्वे कर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म इसी थीम पे बात करती है। जैसे नाम से हमको पता चल रहा होगा, स्ट्रक्चरलिस्ट मतलब स्ट्रक्चर, किसी चीज़ की स्ट्रक्चर, तो मेनली ये कंसर्न करती है स्ट्रक्चर। ठीक है, और जब डिटेल वीडियो हम लोग देखेंगे तो सारा चीज़ टर्म्स कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म है हमारा राइटर कौन कौन सा। तो सबसे पहले हमारे प्रोमिनेंट राइटर्स जो हैं, जैक्स डेरिडा, एक मिनट, जैक्स डेरिडा, फिर फेर्डिनांड डे ससुर। ठीक है, ये ससुर से याद रखना, फेर्डिनांड डे ससुर, ये स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म के फादर माने जाते हैं। ठीक है, ये भी जान लीजिए आप लोग, एक मिनट एफ। ओके, और जो इसमें राइटर रोलाबाथ। ठीक है, कुछ राइटर्स जो है दोस्तों वो आपको कई थ्योरी में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरलिस्ट में जब हम रोलाबाथ पढ़ रहे हैं या फिर आपका मिशेल फुको पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि इसी से एसोसिएट है, ये और भी थ्योरी से एसोसिएट हो सकते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें उसी हिसाब से पूछा जाता है, ऑप्शन हमें उसी रिगार्डिंग मिलती है, तो टेंशन नहीं लेना, बस हमें जानना है कि ये भी एसोसिएट करते हैं। ठीक है, रोला
बाथ्स। एक मिनट यहाँ इरेज करता हूँ, आर वगैरह, ठीक है, अगला बाथ्स। और इसमें मिशेल फूको मिल जाएंगे आपको, ठीक है, मिशेल फूको। मिशेल फूको मिल जाएंगे। फिर यक्स लाका मिल जाएंगे। यक्स लाका, ठीक है। ये सारे कुछ स्ट्रक्चरलिस्ट और भी हैं बहुत से, वाला भी प्रॉप भी मिलेंगे इसमें, प्रॉप स्टॉस मिलेंगे, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट स्लाइड में। 1960 तक हम लोग पहुँच गए। अब चलते हैं 1970, ठीक है। जब दोस्तों हम लोग 1970 पहुँचते हैं तो हमें मिलती है द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। ये मैंने पीवाईक्यू से लिया क्योंकि ये पूछा जाती था, मैंने सोचा चलिए इस पर ऐड किया जाए। दी एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। और इसकी जो सब टाइटल थी, सब टाइटल मेंशन करता हूँ, एक मिनट, कलर चेंज किया जाए। जिसके राइटर थे वो थे हैरोल्ड ब्लूम। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, हैरोल्ड ब्लूम, ठीक है। क्योंकि मैं एडिट वगैरह करता नहीं, ठीक है, डायरेक्ट रिकॉर्ड करके पब्लिश कर देता हूँ, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। इसकी जो सब टाइटल थी दोस्तों, ये सब टाइटल इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, चलो, तो इसकी सब टाइटल है, ये है अ थ्योरी ऑफ पॉइंट, POETR, ठीक है, अ थ्योरी ऑफ पोइट्री। और द एंजाइटी का इन्फ्लुएंस पब्लिश हुई थी 1973, ठीक है। तो अब ये याद रखना। और 1970 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें मिलती है, क्रिटिसिज्म रिकंस्ट्रक्शन। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, चलिए, मेरा जो पैड है वो पसीना से भीग गया, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में। रिकंस्ट्रक्शन, जब हम स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ते तो स्ट्रक्चर को पढ़ते कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमारे टेक्स्ट में मिले हैं ताकि मीनिंग कन्वे हो रहा है। डिकंस्ट्रक्शन में क्या है, तो उसे उल्टा करते हैं, एक टेक्स्ट को तोड़ते हैं लेवल बाय लेवल और देखते हैं कि मीनिंग किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये डिस्पैरिटी इस दोनों में, ठीक है। तो इनमें जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर हैं, एक मिनट, चलिए, तो उनके जो इम्पोर्टेंट राइटर है जो डिकंस्ट्रक्शन से जुड़े, वो यक्स डेरिडा, यहाँ भी मिलेंगे आपको, ठीक है। यक्स डेरिडा, यहाँ मिल जाएंगे आपको। फिर पॉल्डीमैन, ये भी मिलेंगे आपको। गायत्री स्पिवाक, जैसे मैंने कहा कि राइटर सबको मिल जाएंगे, बट हमें याद रखना, ठीक। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, ये इंडियन थी हमारी, और उन्होंने डिकंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा, तो ये बहुत अच्छी राइटर, आप देख सकते हो, उनके वर्क्स पढ़ सकते हो ना, जैसे स्पिवाक। फिर आपका बारबरा जॉनसन, बारबरा जॉनसन, ठीक है। उनके जो वर्क थी वो अब याद रख पाओ तो ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। चलिए लिखता हूँ, द वेक ऑफ, मेंशन कर देता हूँ, द वेक ऑफ डिकंस्ट्रक्शन,
रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये पब्लिश हुई थी 1944 में, जिन्होंने मतलब इस वर्क में द वेक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बारबरा जॉनसन ने मेंशन किया था कि व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द थ्योरी, व्हाट इज द सर्कमस्टांसेस दैट इवॉल्व in deconstruction by which we can convey a proper meaning, ठीक है। बारबरा जॉनसन। मेथड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी लैंग्वेज मल्टीप्लिसिटी नॉट बाउंड बाय सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ठीक है। तो मैं जब डिटेल ना होगा तो उसे समझाऊँ, क्योंकि इसे समझने में समझाने में मेरे को आधे घंटे लग जाएंगे, और कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन को एक साथ पढ़ाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि 1970 में डिकंस्ट्रक्शन के बाद कौन से हमारे राइटर्स और थ्योरी आई थी, ठीक है। तो जो हम आगे बढ़ते हैं तो इस 1970 में ही हमें मिलता है डिस्कोर्स एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलती, जो किसके द्वारा दिया गया था आपका, एक मिनट, चलिए, जो मिला था हमें से मिशेल फुको ने ये दिया, ठीक है। मिशेल फुको, FOCOULT, मिशेल फुको, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना। और एक और थे हमारे नॉर्मन फेयर क्लॉक, CLOUGH, नॉर्मन फेयर क्लॉक, ठीक है। CLO है, ठीक है, UGH, ये डिस्कोर्स एनालिसिस के फादर माने जाते हैं, ठीक है। ये दोनों इससे रिलेटेड है। फिर जब आप आगे बढ़ोगे 1970 में ही तो मिलेगी आपको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। एक मिनट थोड़ा चीज बताऊँ मैं, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी या फिर क्रिटिसिज्म, ठीक है। और इसमें जो हमारे रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म जो थी वो मेनली कंसर्न करती थी रीडर, ठीक है। चलिए, और इसके हमारे प्रोमिनेंट जो राइटर्स थे, सबसे पहला स्टैनली फिश, इनका भी नाम बहुत बार पूछा जा चुका, ठीक है, स्टैनली फिश। और स्टैनली फिश का एक टर्म्स है जो दिया है, एग्जाम में पूछा जा चुका, इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक, स्टाइलिस्टिक्स, ठीक है, ये टर्म इन्होंने दिया। ओके, एक और इनका था, ये मेरे एग्जाम में आया था, इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज, इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज, ठीक है। और रीडर रिस्पॉन्स से जो राइटर्स एसोसिएट करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। जूडिथ फैटरली, ओके, जिन्होंने बात की थी रेजिस्टिंग रीडर के बारे में, मेंशन कर देता मैं, कलर चेंज करना था, अदरवाइज ये लगेगा कि होच पोच हो गया है ना। इन्होंने बात की थी रेजिस्टिंग
रीडर के बारे में टर्म्स दिया, ठीक है। चलिए, और इनमें राइटर्स थे हमारे लुइस रोजनबर्ग, ठीक है। ये रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के फादर माने जाते हैं, ओके। और इनमें जो राइटर्स इम्पोर्टेंट है वो है उल्फ गैंग आइजा, ठीक है। स्पेलिंग है WOLF। एक मिनट लिख देता हूँ मैं स्पेस, क्योंकि मेरा जो पेन टैग है दोस्तों वो पसीना से भर चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई, क्योंकि अगर समझ में नहीं आए तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है कि नहीं। उल्फ गैंग आइजा, ठीक है। और इनका एक टर्म्स था, टर्म्स लिख लो आप, इम्प्लाइड रीडर, ठीक है। ये हमारे जो कि रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म से रिलेट करते हैं, ठीक है। और डिटेल एनालिसिस में हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे, बट यहाँ की टर्म्स को देख रहे हैं हम लोग। अब जब 1970 से आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है 1980, और 1980 में कल्चरल स्टडी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। कल्चरल, ये तो एकदम पसीना से जो, चलिए कल्चरल स्टडीज़ तब तक स्टार्ट हो गई, ठीक है। और इन पर भी क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया, कल्चरल स्टडीज़। और ये कल्चर से रिगार्डिंग चीज़ों पर ध्यान देते थे, बातें करके थिंग्स होती थी। तो इनमें जो प्रोमिनेंट राइटर्स थे वो कुछ ही राइटर है, बट सब इम्पोर्टेंट हमारे, ठीक है। रिचार्ड होगार्ट, फिर रेमंड विलियमसन, विलियमसन बोल दिया सर, रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट, एक मिनट, स्टुअर्ट हॉल, ठीक है। तो ये सारे हमारे कल्चरल स्टडीज़, और भी है राइटर्स, मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये सब में पूरी क्लास लग जाती है ना। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1980s में ही आपको मिलती है डायलॉजिकल, स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट थी हमारी डायलॉजिक क्रिटिसिज्म, डायलॉजिक क्रिटिसिज्म उस वक्त आई। और इनमें जो इसके जो राइटर्स थे जिन्होंने ये टर्म्स दिया था वो थे मिखेल बाख्तिन, ठीक है। और इनका एक वर्ड था, इसे तो काट या फिर माथे में जहाँ लिखना है लिख दो, बस लिख दो इसे, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ डॉस्टोयेव्स्की, ये रशियन थे, इसीलिए स्पेलिंग भी देख लेना, नाम पर इनका अजीब सा होता है, डॉस्टोयेव्स्की एक्ट,
ठीक है। और ये पब्लिश हुई थी 1929। ओके, चलो यहाँ तक आप सभी को आई थिंक क्लियर होगा। अब जब 1980s में ही 1980s में आगे बढ़ते हैं तो हमें डायलॉगिक क्रिटिसिज्म के बाद जेंडर क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। क्या मिलता है? जेंडर क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, क्रिटिसिज्म। ओके, और इसके जो जेंडर क्रिटिसिज्म के राइटर थे वो आपके एलन सोलवाल्टर मिलेंगे, ठीक है। सिमन दे बोआर, टोनी मोई, ये सब राइटर्स घूम फिर के फेमिनिस्ट में मिलेंगे और जेंडर क्रिटिसिज्म में सेम राइटर्स कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो एलन सोलवाल्टर मेंशन कर देता हूँ, उसकी एक वर्क है जो इम्पोर्टेंट है, एलन सोलवाल्टर, ठीक है। तो उनका एक वर्क आया था, लिटरेचर ऑफ देयर ऑन। ये पब्लिश हुई थी 1977, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है उनका। और टोनी मॉय वगैरह हो गए जो सिमन दे बोआर, ये भी एक्टिव थे जेंडर क्रिटिसिज्म, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है न्यू हिस्टोरिसिज्म, 1980s में ही न्यू हिस्टोरिसिज्म, ठीक है। और न्यू हिस्टोरिसिज्म के मोस्ट फेमस राइटर जो इससे एसोसिएट करते हैं स्टेफन ग्रीनबर्ग, ठीक है। और लुइस मॉन्ट्रोज, ये हमारे दो राइटर्स, दो नहीं और भी हैं, बट ये एग्ज़ाम में ज़्यादा इन्हीं के नाम से पूछे जाते तो मैंने सोचा कि इसी का नाम लिखा चाहिए, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें थी 1980s। आई होप वीडियो लंबी है, बट कोई नहीं, आप एक बार देख लोगे तो चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। तो वीडियो का पूरी देखना, कोशिश करना कि एक बार में पूरी देख पाओ, बट कोई नहीं। 1990, ठीक है। तो 1990 में आपको देखने को मिलता है क्यूअर थ्योरी, कब आई थी? 1990 में क्यूअर थ्योरी, ओके। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाला बात यह है कि जो टेरेसा में लिंक होता है, टेरेसा डी लॉटिस, ठीक है। इन्होंने ये टर्म्स को, क्यूअर थ्योरी को कॉइन किया था, ठीक है, कॉइन किया। और क्यूअर थ्योरी में हमारे जो एक्टिव राइटर थे जो इम्पोर्टेंट है वो है सैडविक, फिर आपके बटलर, जो बटलर साहब थे वो भी एक्टिव थे इसमें, उन्होंने टर्म्स लिखा था इसमें। तो ये सारे हैं। एक और है, एक और मतलब और भी है, बट जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। कॉस्को, ठीक है। ये हमारे कुछ प्रोमिनेंट राइटर। चलिए, अब जब 1990 में और आगे बढ़ते तो हमें मिलती है डार्विन थ्योरी, है ना। एक्चुअली पहले 99 से पहले आए, बट एक यही मेंशन कर देता हूँ, है ना। डार्विन थ्योरी ये पब्लिश हुई थी 1859, तो 90s ही होगा एक तरह से, बट अगर डेट पूछा जाए तो आप मेंशन कर देना। और फिर
इम्पोर्टेंट कुछ लिख लो आप, जिससे कि इको क्रिटिसिज्म, इको क्रिटिसिज्म यह है कि 1978 में। ओके। और ये कॉइन करने वाले जो थे वो थे विलियम विलियम रॉकेट, RUECKER, विलियम रॉकेट। ओके। और एट लास्ट 200 में आपको मिलती है कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, कॉग्निटिव ओके। तो ये हमारे दोस्तों थे कुछ नहीं, मैं हम ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने 1920 से 2000 तक सारे इम्पोर्टेंट्स क्रिटिसिज्म को देख लिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं बैक करता हूँ। चलिए, तो एट फर्स्ट क्या था आपका? एट फर्स्ट था 1920 में रेशनल फॉर्मलिज्म। ठीक है, उसके बाद के 1930 आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, देन आफ्टर ओ शिट इरेज हो गया, चलिए कोई नहीं, मैं बैक करता हूँ। रशियन, फिर आपका 1940 में न्यू क्रिटिसिज्म, देन आपका 1950 में फिनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, 1960 feminist criticism and structuralism too, and then the anxiety of influence 1970 and deconstruction and discourse analysis, real response criticism. After that, culture study, dialogic criticism, gender criticism, new historicism, and queer theory, Darwin theory, eco criticism and cognitive theory. ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, ताकि मैं और मोटिवेट होकर वीडियो को इस टाइप के की पॉइंट्स के साथ आपके सामने लाऊं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।